हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत के संविधान के टॉप 200 प्रश्न मैंने लिए हैं। इन प्रश्नों को हम फटाफट देखने वाले हैं। ज्यादा विस्तार से मैंने नहीं बताया है, प्रश्न बताया है, उसका आंसर बताया है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विस्तार से जाएं। हमें क्या करना है कि फटाफट हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, वो करना है। इससे पहले राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 250 क्वेश्चन यूट्यूब पर अवेलेबल है। डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाके उनको भी फटाफट कवर कर लो। 450 बहुत अच्छे प्रश्न हो जाएंगे। 10 नंबरों का बढ़िया जुगाड़ हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम क्लास शुरू करते हैं। फटाफट हम प्रश्न देखेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर चीज पे हम डिटेल में जाएं, इसलिए फटाफट इन 200 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो आप ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसकी कमियों को दूर करने के लिए। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसमें ध्यान रखना कि 1773 में ब्रिटिश संसद ने ये पास किया था और 1774 में ये लागू कर दिया गया था। ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो हम बात करेंगे, ये 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। और आगे चलकर 1858 में क्या कर देते हैं? ये 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को वाइसराय बना देते हैं। ये भी आप ध्यान रख लेना। अच्छा, एक छोटी सी और बात बता रहा हूं आपको। एक आपके आएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आएगा, उसमें भी एक इंपोर्टेंट बात आप ये ध्यान रखना कि इस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। ये इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया गया था। चार्टर अधिनियम 1853। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया था? तो ये था अपने पास 1833 वाला। कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट था। निम्न में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? पहला है कि पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। बिल्कुल की गई थी। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया था। बिल्कुल कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है अपने को, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? 47 को किया गया था। 47। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? 5/7। कुल के 5/7 का। अगला है अपने पास है कि किस, एक सेकंड, ये लो। बोल रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ये ध्यान रखना। एक ये आपको दिख रहा है ना, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जानते हैं। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ये ध्यान रखना। अगला कि ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से हो जाएगा। और ये जो ऊपर दिख रहा है, ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 है, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 की थी।
अगला बोल रहा है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में शुरू हुआ था अपने, समाप्त कब कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था। अगला है अपने पास कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अपविष्ट शक्तियां दी गई थी। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? इसमें हम बात करेंगे मुस्लिम को दिया गया था, सिख को दिया गया था, एंग्लो इंडियन को दिया गया था, पारसी को नहीं दिया गया था। अगला बोल रहा है अपने को कि किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला बोल रहा है प्रश्न संख्या 16 कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय थे। देखो, संघ सूची में थे 59, राज्य सूची में थे 54 और समवर्ती सूची में थे 36। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं ही करता था। गवर्नर जनरल स्वयं ही करता था। अगला बोल रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रांत में एक सदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। कि कौन सा प्रांत था? पंजाब प्रांत में किया गया था। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोल रहा है अपने को कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी? 5। कितनी? 5। किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि वह एक यंत्र था जिसके अवरोध शक्तिशाली थे किंतु उसे इंजन नहीं था? ये किसने कहा था? ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। अगला बोल रहा है कि सिंध को बंबई प्रांत से पृथक्करण किया गया था। सिंध को बंबई प्रांत से भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान किया गया कि आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से अपने विवेक के अनुसार करेगा? तो धारा 11 के अनुसार। धारा 11 हो जाएगी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपने पास कि भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा किसे दिया था? तो ये हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, संप्रभु संस्था घोषित कर दिया गया था। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसे दिया गया था? ये लियाकत अली खान को दिया गया था। लियाकत अली खान को दिया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? इसमें हम बात करेंगे बलदेव सिंह थे, राजगोपालाचारी थे, गजानतर अली खां थे, मोहम्मद अली जीना नहीं थे। मोहम्मद अली जीना नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? तो कार्यकारी अध्यक्ष हम बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा कार्यकारी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी सभापति की हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों ध्यान रखना, दोनों ही इंपोर्टेंट है। अगला है अपने पास है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपसे पूछा नहीं थे, बताना आपको कौन नहीं थे। तो मैं बात करूं, NG अयंगर थे, सादुल्ला थे, के मुंशी थे, ये नहीं थे। HG मुखर्जी नहीं थे, तीनों थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो इनकी पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम रूपरेखा मतलब ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो सर VN राव थे। मुख्य प्रारूपकार सर VN राव थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य बताओ कौन थे? N गोपाल स्वामी थे क्या? बिल्कुल थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे इनके साथ साथ। तो
ये हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे, 299। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो 299 कितने? 299। अगला बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के वर्ष पूर्ण हुए थे। कितने हुए थे? 56 वर्ष पूर्ण हुए थे। अगला बोल रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ध्यान रखना। अगला है कि निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के सभा साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? ये किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ध्यान रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? देखो, दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी, इसमें है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया है, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा इसमें भी है, ये पहली में नहीं है, ध्यान रखना, फर्स्ट में नहीं है। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनने के पूरे चांसेस रहेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। तो देखो, गोपाल स्वामी थे, अय्यर थे, मुंशी थे, ये संथानम नहीं थे। एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, तीनों थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने, तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? VN राव था। VN राव ने भारत के अलावा किस देश के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार बोलते हैं ना, बर्मा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है कि संविधान सभा ने निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो सहमति और रजामंदी से लिए गए थे। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बंबई का प्रतिनिधित्व करते थे, बंबई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक रही थी। भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? तो प्रारूप दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक तैयार किया गया था। अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है अपने को, ऐसे कर लेता हूं, भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था? तो भाषाई आधार पर मैं बात करूंगा 1956 में पास हो गया था। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है और राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। अनुच्छेद 1 राज्यों के संघ के रूप में। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है, अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है, ध्यान रखना। अगला है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में है। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वां संविधान संशोधन था। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 में सम्मिलित किया गया था। ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? गोवा को बनाया गया था। ऑपरेशन विजय गोवा को बनाया गया था, ध्यान रखना। तो गोवा अपना सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हो गई थी। भारत के किस क्षेत्र में 29वां राज्य बनने जा रहा है? दक्षिणी क्षेत्र में कौन बन रहा है? कौन सा बन रहा है? तेलंगाना बन रहा है। अब तेलंगाना कब से? 2 जून 2014 से। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014, ध्यान रखना।
अगला है कि 2015 में वो भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? तो आप ध्यान रखना 111 बस्तियां सौंपी गई। कितनी? 111। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था? लोकतंत्र की स्थापना का करना पड़ा था। अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का क्या नाम था? तो उस आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो राज्यसभा में 4 सदस्य चुने जाते हैं। 4 सदस्य चुने जाते हैं। स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये बोध चंद्र सिंह थे, बोध चंद्र सिंह। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो इनको हम बात करेंगे हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण था? तो संघीय प्रणाली में था, संघीय प्रणाली में। अगला है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार के संघीय स्वरूप की हैं, सरकार का संघीय स्वरूप। अगला प्रश्न है अपने पास कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो हम बात करेंगे ये राज्य सूची में आएंगे। आपके जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, अस्पताल हो गया, औषधालय हो गया, सिनेमाघर हो गए, राज्य सूची में आएंगे। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? संघ में निहित हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? इसमें श्रम संघ है, श्रम संघ, श्रम संघ। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय है? राज्य सूची की हम बात करेंगे इसमें से। तो राज्य सूची में, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो मत्स्य है, कृषि है, सट्टेबाजी है। बीमा नहीं है, बीमा राज्य सूची में नहीं है। अगला अपने पास आ जाएगा कि भारत सरकार के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे, जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपने पास कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री ये होते हैं। क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो राजस्थान की बात करेंगे उत्तरी क्षेत्र में शामिल है, उत्तरी क्षेत्र में। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संसदीय कानून द्वारा हुआ, संसदीय कानून द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 करता है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अगला बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला बोल रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री से करेगा। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो कार्यकाल से अनुच्छेद 156 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संबंधित कोई भी राज्य होगा भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंदर हैं? ये अनुच्छेद 157 के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 157 आ जाएगा। अगला बोल रहा है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 साल आयु है। न्यूनतम कितनी आयु है? 35 साल आयु है। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं, किससे होते हैं? राज्य की संचित निधि पर ये भारित हो जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? शपथ हम लेते हैं 159 में, राज्यपाल की शपथ 159। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करेगा। अगला है कि राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्य को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 172 है, अनुच्छेद 172 172। अगला बोल रहा है हमसे कि
कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176 संबंधित है विशेष अभिभाषण से। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को में भाग ले सकता है? भाग लेने का अधिकार है कौन से में? अनुच्छेद 177। ये सवाल अभी जो 5-7 सवाल आए ना, तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय करता है? अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 213 में किया गया। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। किससे आवश्यक है? ये राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। अपने कार्यों के निष्पादन में किसी स्वविवेकी के अनुसार कार्य करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 333 है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। राज्यपाल के नियंत्रण में हो जाता है। अगला है अपने पास राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहलाता है, उसे ही हम अभिरक्षक कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ध्यान रखना अनुच्छेद 124 में करता है। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? संसद अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में 30 हैं टोटल। मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 हैं। उच्चतम न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीशों से गठित था? तो हम बात करेंगे 7 अन्य न्यायाधीशों से गठित था। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है? तो इनके सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष आयु है, 65 ईयर्स आयु है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 5 साल का होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये लो अब ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 126 से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? अनुच्छेद 126 ही संबंधित है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं, असत्य है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी ठीक है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये भी ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? मौलिक अधिकारिता के अधीन किए जाते हैं। मौलिक बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा
प्रयोक्तव्य होना शब्दावली का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 135 में किया गया है। अनुच्छेद 135 अनुच्छेद 135 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 136 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी? अनुच्छेद 137 के तहत है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष के प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग की अनुमति नहीं दी थी? तो किस वर्ष में नहीं दी थी? 1984 में नहीं दी थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्लित है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी न्यूनतम संख्या? 5 होगी, 5 होगी, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न संख्या 124। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ था? तो ये 1856 से 62 में पास हुआ था। 1856 कर लेना इसको, 1856 से 62। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1993 में हुआ था। कॉलेजियम प्रणाली 1993। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अगला बोल रहा है हमसे कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? पूरी डेट मांग रहा है हमसे। तो 15 जून 2005 को किया गया था। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हो गया था? 12 अक्टूबर 2005 को हो गया था। 12 अक्टूबर 2005। अगला है अपने पास है कि कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। लिंग समानता का अधिकार है। तो कौन सा मौलिक अधिकार? सूचना का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रशासन है। पारदर्शी प्रशासन आपको ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कब हो गई थी? कहां से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त अधिकारी है लोक सूचना अधिकारी है। कौन है? लोक सूचना अधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? तो धारा 8(1। धारा 8(1। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? धारा 14। सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। धारा 14। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? 30 दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है। ध्यान रखना। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। तो इसका किया गया था वसंत कृष्ण वेद द्वारा। वसंत कृष्ण वेद। संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? इंडिया दिया गया है। इंडिया। हालांकि अब तो ये इंडिया हटा दिया गया था। भारत में संविधान के समय दिया गया था इंडिया। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा हुई। प्रथम संशोधन द्वारा। अगला है कि भारत के संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? ये दी गई हमारे 7वीं में दी गई है। 7वीं में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है?
तो हम बात करेंगे भारत की राजभाषा आ जाएंगे 8वीं अनुसूची में। 8वीं में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानें। तो हम बात करेंगे, इसमें हो जाएगी अनुसूचित भाषाओं के बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा संथाली, हिंदी, संस्कृत। संथाली, हिंदी, संस्कृत। अगला बोल रहा है अपने को, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं में है, 5वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग में सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई हैं। इसमें आपातकालीन जर्मनी से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व पूछेगा आपसे, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, कई बार पूछा जाता है। ये ब गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा, तो समवर्ती सूची हमारे ऊपर आया था ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान रखना। अगला है, किस भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? कनाडा की प्रणाली का लिया गया है। विधि शासन का अर्थ क्या है? संविधान की परम निर्भयता। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। यह किसने प्रतिपादित किया था? ये एवी डायसी ने किया था। भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ हो गया कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। जाति हो गया, नस्ल हो गया, रंग हो गया, लिंग हो गया, आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होगा, सामाजिक न्याय हो गया। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार। अगला बोल रहा है कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? क्या यह सबसे विशाल है? बिल्कुल सबसे विशाल है। लचीला है? बिल्कुल लचीला है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। तो उपयुक्त सभी। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था है? बिल्कुल है। द्विसदनी विधानमंडल भी है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है, संवैधानिक परिषद नहीं है। संवैधानिक परिषद नहीं है। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संसदीय प्रणाली से। अगला बोल रहा है कि एक ही ले लेते हैं पूरी स्क्रीन पर। बोल रहा कि लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की अनिवार्य विशेषताएं और इसकी संरचना का मूल ढांचा है। यह टिप्पणी एस.आर. बॉम्बई मामले में किसके द्वारा की गई थी? तो ये टिप्पणी की गई थी न्यायमूर्ति पी.बी. साबंत द्वारा। न्यायमूर्ति पी.बी. साबंत। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक भारत के संविधान में निहित है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। भाषा नहीं दिया गया है। अगला बोल रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है? समाजवादी है, गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है, संसदीय नहीं है। तो संसदीय अपना उत्तर हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। न्याय का बिल्कुल है, भातृत्व का भी है, प्रतिष्ठा की समानता का भी है, ये नहीं है। अपने वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। किसमें नहीं है? प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना में नहीं है।
अगला बोल रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार का है, विश्वास का है, उपासना का है, नैतिकता का नहीं है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला बोल रहा है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन किया जा चुका है, वन टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? ये हमारा जोड़ा गया अखंडता। क्या शब्द जोड़ा गया था? अखंडवाद। तो 42वां संविधान संशोधन तो वैसे ही हमारे लिए जरूरी है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 6 किए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मौलिक अधिकार, एक सेकंड, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार तीसरे भाग में, तृतीय भाग में है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? 23। कितने हैं? 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो 17 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जाए। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला है अपने पास भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? अनुच्छेद 14 करता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 15(2). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 में किया गया है। संविधान का 42वां संशोधन निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? तो यह 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, 1976। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लिखित हैं। तो ये देखना अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 38 है। गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध, जिसका संबंध नहीं है, तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा। ध्यान रखना, बाकी सारे हैं 40 है, 48 है, 43 है। संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? तो हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 38 करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 38 करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दावली भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 38 में उल्लेखित है। तो हम नहीं 38, हाँ 38 है, बिल्कुल 38 है, अनुच्छेद 38 में उल्लेखित है। अगला है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग का प्रावधान है? यह संविधान के भाग 4 का है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन भाग 4 में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का कार्य समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 घ है। अनुच्छेद 39 घ भाग 4, भाग देखा था ना, भाग 4। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार देख लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? 51A में दिए गए हैं। 51A में दिए गए हैं, ध्यान रखना। अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को हम बात करेंगे 1976 में सम्मिलित किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका,
मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ध्यान रखना, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और एक बात और ध्यान रख लेना आप, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। ये भी आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की आपसे कुल संख्या पूछी गई है, तो हम बात करेंगे मूल कर्तव्य कुल संख्या हमारे पास हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित? 1976 में, ये मैंने बता दिया। अगला बोल रहा है आपसे, मौलिक संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो मूल संविधान में बोल रहा, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 6, 8, 10, ये कोई भी नहीं है इसमें, तो 6, 8, 10 कोई सा भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये अपना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हम बात करें मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 11 थी हमारे पास। मूल कर्तव्य कितने थे? 11 थे। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ दिया गया था? 2002 में जोड़ दिया गया था, 2002। देखो ये आ गया। स्वर्ण सिंह समिति के कितने मदों को नागरिक के मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया था? 8। कितने? 8। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10 किए गए थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 किए गए थे। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति में बता चुका हूं आपको। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी का शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 53 के तहत। भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54 के तहत होता है। बोल रहा है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अप्रत्यक्ष। कौन सी अपनाई गई है पद्धति को? अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए बताओ कितनी आयु होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। 2 बार 35 आ गया, तो 35 आप कर लेना, 35 होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? कौन सा है? 59(2) है, अनुच्छेद 59(2) है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 59(2). तो ये हमने फटाफट हमारे 200 प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न देख लिए हैं। इससे पहले एक 250 प्रश्नों की क्लास भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, उसको भी आप देखो। 250, 200, 450 टोटल क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट इनको आप कवर करो। धन्यवाद।